जी। तो हमारे पास ये फाइल क्या कहलाती है? हेडर फाइल कहलाती है। हेडर फाइल की पहचान क्या है कि ये डॉट एच से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है ना। stdio का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और कोनियो का मतलब क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, हैश इंक्लूड बेसिकली लगाया जाता है जब भी हम अच्छा, ये stdio कहलाता क्या है? ये बेसिकली लाइब्रेरी कहलाती है, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है अभी मैं समझा देता हूँ। लाइब अच्छा, लाइब्रेरी क्या होती है ये मैं अभी समझा देता हूँ थोड़ी देर में। ये पहले समझ लें कि हैश हैश इंक्लूड क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ लाइब्रेरी हमें ऐड करवानी पड़ती है अपने सिस्टम के लिए, ताकि सिस्टम को पता लग जाए कि वो क्या काम करने जा रहा है। बेसिकली हैश इंक्लूड हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि जब भी आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो आपको हैश हैश इंक्लूड का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर उसमें आपने कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग अलग होता है, ठीक है ना। काम करने का तरीकेकार बात वही होती है, बट उसके लिखने का उसका जो सिंटैक्स होता है वो सब लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा लाइब्रेरी के ऊपर। बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक ऐसा स्पेस होता है जहां आपके सी लैंग्वेज से रिगार्डिंग तमाम के तमाम फंक्शंस बने हुए रखे हुए हैं पहले से ही। अगर आप फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एफ से सब फैमिलियर हैं, हमें पता है कि प्रिंट एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर जब भी मुझे अपना डेटा प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो मैं प्रिंट एफ का कीवर्ड यूज़ करूँगा, यानी प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ये फंक्शन कहाँ से आया? ये फंक्शन मेरे पास stdio.h की लाइब्रेरी से आया है, ठीक है ना। ये फंक्शन पहले से ही इस लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ रखा हुआ था। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे क्या किया है? कॉल किया है। तो इसने इस प्रिंट एफ का रेफरेंस कहाँ से आया? हमारे पास stdio.h की लाइब्रेरी से आया। तो ये बात पहले सिस्टम को बतानी पड़ेगी कि ये प्रिंट एफ का फंक्शन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कहाँ से आ रहा है? वो stdio.h की लाइब्रेरी से आ रहा है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने प्रिंट एफ लिखा तो जब आपका ये वाला पूरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो इसने देखा कि भाई प्रिंट एफ हमारे पास आया। तो ये कहाँ से आया? ये पहले इसने पूरी लाइब्रेरी पढ़ी होगी और इस लाइब्रेरी के अंदर देखा होगा कि प्रिंट एफ का फंक्शन बना हुआ है, तो अब इसको रन करना है, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या काम करेगा, इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है और ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ की रिक्वायरमेंट है कि इसको दो ब्रैकेट चाहिए और इस तरह का इन्वर्टेड कॉमा चाहिए और इसके दरमियान में डेटा लिखा होना चाहिए, तभी वो प्रिंट करेगा। अदरवाइज मैं इसको अगर सिंगल कोटेशन दे देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन बना हुआ है वो इन्वर्टेड वो डबल कोटेशन के साथ है, वो सिंगल कोटेशन के साथ नहीं है। तो बेसिकली लाइब्रेरी यही मेक श्योर कर रही होती कि आया फंक्शन सही तरह से लिखा गया है और फंक्शन की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की है या नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा से डबल कोटेशन कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम सही हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास हेडर फाइल की, और ये बेसिकली stdio.h क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाती है। अच्छा, मैंने ये बात कही थी कि हेडर फाइल को हम हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात आपको पता है कि आपके पास दो तरह की यानी दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना। असेंबलर भी होता है, वो हम अब द मॉडर्न लैंग्वेज जब मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर जो है असेंबलर जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ ही काम कर रहा होता है, ये अलग से कोई एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो कंपाइलर क्या होता है? आपके पास कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को
एक साथ रीड करता है और एक बार उसको प्ले कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के, EXE फाइल बना के, ठीक है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये EXE फाइल बना के रन करने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने सबने गेम खेला होगा, गेम इंस्टॉल किया होगा, तो एक गेम के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन वो गेम हर फ़ोल्डर पे क्लिक करने से प्ले नहीं होता। आपके पास एक पर्टिकुलर एक EXE फ़ाइल होती है जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तभी वो गेम रन होता है, अदरवाइज़ वो गेम प्ले हर फ़ाइल पे क्लिक करने से नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर ने उन तमाम फ़ोल्डर्स के तमाम फ़ाइल्स को पढ़कर एक EXE फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर उस पूरे प्रोग्राम की ट्रांसलेशन मौजूद है, और वही एक EXE फ़ाइल जो है वो क्या होगी, रन होती है। तो बेसिकली हमारे पास कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर तो इस पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड कर रहा है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। लाइन बाय लाइन से मुराद क्या है कि पहले वो पहली लाइन रीड करेगा, चेक करेगा क्या ये सही है या नहीं, फिर वो दूसरी लाइन रीड करेगा, चेक करेगा क्या वो सही है या नहीं। और हमेशा इंटरप्रेटर जो है वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम चलता है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ वो मूव करना शुरू होता है। तो अगर मैं इस हेडर फाइल को टॉप पे नहीं रखता हूँ, मैं इसको कट करके यहाँ ले आता हूँ, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्रोग्राम ने पढ़ना शुरू किया टॉप ऑफ दी लाइन से। उसने देखा मेन, उसको नहीं पता कि मेन क्या है। फिर उसने देखा ब्रैकेट, उसको नहीं पता कि ये ब्रैकेट क्या है। फिर उसने देखा प्रिंट है, अब आपके कंपाइलर को नहीं पता, आपके सिस्टम को नहीं पता कि ये प्रिंट एफ होता क्या है। तो बेसिकली इस हेडर फाइल को टॉप पे लगाने की वजह यही है कि आपका प्रोग्राम जब भी चले तो सबसे पहले हेडर फाइल में तमाम डेटा को रीड कर ले, ताकि उसको बाद में फंक्शंस को पढ़ने में परेशानी ना हो। तो जब आपके इंटरप्रेटर ने ये वाली लाइन पढ़ी तो वो समझ गया कि भाई इस stdio.h और conio.h के अंदर मेन फंक्शन स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ब्रैकेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, टर्मिनेटर लगाना है, सिंगल कोटेशन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या डॉट लगाना है, या मल्टीप्लाई लगाना है, इसको तमाम चीज़ों की अवेयरनेस हो गई। अब जहाँ जहाँ आपका इंटरप्रेटर देखेगा कि ये मेन फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो वहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट लाइन पे चलो। अगर ये सही लिखा हुआ नहीं होगा तो आपका कंपाइलर यहीं पे एरर दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने कोर्स जब आप याद कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपने एक डेफिनेशन याद की होगी केस सेंसिटिव लैंग्वेज की। तो केस सेंसिटिव बेसिकली क्या होता है, केस सेंसिटिव ऐसी लैंग्वेजेस को कहते हैं जिसमें आपको तमाम फंक्शंस को वैसे ही यूज करना है जैसा उसकी लाइब्रेरी के अंदर बना के रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल stdio.h के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन कैसे बनाया है, स्मॉल p, स्मॉल r, स्मॉल i, स्मॉल n, स्मॉल t और स्मॉल f से। अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ तो जब आपका इंटरप्रेटर इसको पढ़ेगा तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि मेरे पास कैपिटल P से स्टार्ट होने वाला कोई भी प्रिंट नाम का फंक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको स्मॉल करूंगा, आपका एरर रिकवर हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्मॉल p से बना हुआ फंक्शन मेरे पास लाइब्रेरी में मौजूद है। डेट्स वाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या, केस सेंसिटिव लैंग्वेज के जैसा फंक्शन बनाया हुआ है आपको वैसा ही इसको बना के रखना है, यानी वैसा ही आपने लिखना है। आप अपनी तरफ से कैपिटल वर्ड स्मॉल वर्ड यूज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके पास डेटा, यानी आपका कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर। ये हमने यहाँ पर लिखा है मेन। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो है वो इस तरह से लिखवाते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हर कोई टीचर जो है वो मेन लिखता हो, क्योंकि मेन एक शॉर्ट वर्ड है और जल्दी से टाइप हो जाता है, तो मैं इसलिए अक्सर मेन ही यूज करता हूँ। बाकी टीचर जो है वो बहुत सारे वो इसको वॉइड मेन भी लिखवाते हैं, वॉइड मेन भी बिल्कुल सही है। बहुत सारी जगहों पे इसको वॉइड मेन भी लिखा जाता है
और void main void भी लिखा जाता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। यानी दोनों का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एक कैसा फंक्शन है, ये एक ब्लैंक फंक्शन है, यानी एक खाली फंक्शन है जो कि रिटर्न जीरो, यानी हमेशा रिटर्न जीरो करेगा, यानी इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये हमेशा वही चीज आपके सामने प्रिंट करेगा जो आपने प्रिंट एफ में लिखा होगा। अच्छा, मैं ये ऑनलाइन कंपाइलर दोबारा से खोल रहा हूँ। अभी जो मैंने बात करी रिटर्न जीरो वाली बात, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मेन का मतलब, अच्छा वॉइड मेन का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, वॉइड मेन वॉइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, याद रखिएगा ऐसा फंक्शन जो कि जीरो वैल्यू रिटर्न करे या रिटर्न जीरो करता हो, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शन, वॉइड मेन वॉइड फंक्शन या मेन फंक्शन। ठीक है ना। मैं कंपाइलर दोबारा से ऑनलाइन ओपन कर रहा हूँ, उसमें जब आप देखिएगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई आएंगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है। अब देखें, ये यहाँ पे मैंने वही चीज़ दोबारा से खोली है, मैं इसे एडिट कर चुका था पहले से ही ना। अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो एक फंक्शन बना हुआ है वो इंट इंट मेन का बना हुआ है, यानी कि ये इस अब इस फंक्शन की टाइप क्या होगा, ये एक इंटीजर टाइप फंक्शन है जो कि हमेशा कोई ना कोई नंबर जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना जरूरी होता है, मैं नहीं अगर लिखूंगा तो प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक है ना। इस वजह से हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम जो है बिगिनर्स प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे होते हैं यानी सेकंड ईयर के अंदर, तो हम इस तरह के कोई फंक्शन बनवाते नहीं है कि वो इंट मेन कोई फंक्शन हो और उसमें रिटर्न जीरो करवाया जाए। ठीक है ना। हम सिंपल एक ब्लैंक फंक्शन यानी वॉइड फंक्शन जो बनवाते हैं जो कि जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, उसकी अपनी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती है। जो मैं प्रिंट एफ में प्रिंट करवाऊंगा, जो मैं इस फंक्शन के साथ करना चाहूंगा, वही ये फंक्शन आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये बेसिकली कर्ली ब्रैकेट होते हैं, ओपन जैसे हम ब्रैकेट कहते हैं, ये फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहा होता है, ये आपकी स्टेटमेंट कहलाती है। मैं यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ। ये फंक्शन बॉडी है और ये बेसिकली फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ आपको कि प्रिंट एफ बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है जो कि आपके इस इन्वर्टेड कॉमा की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है जस्ट। ठीक है ना। टर्मिनेटर इस वाले साइन को इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है ना। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसे टर्मिनेटर कहते हैं और आम इंग्लिश की जबान में हम इसे सेमीकोलन कहते हैं। तो बेसिकली इसको टर्मिनेटर क्यों कहा जाता है, टर्मिनेटर क्या कर रहा होता है, आपकी लाइन को ब्रेक कर रहा होता है। अगर मैं लाइन को ब्रेक ना करूं तो आपका कंपाइलर एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जब आपका इंटरप्रेटर इसको इस तरह से पढ़ना शुरू करेगा तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और ये एक ही लाइन पे फंस रहे, यानी एक ही लाइन पे ये फंसा रह जाएगा। ठीक है ना। तो हमें लाजमी तौर पे आप लाइन को टर्मिनेट करना होता है, लाइन को ब्रेक करना होता है, ताकि आपका कंपाइलर जो है, आप इंटरप्रेटर जो है, वो वो सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़कर अपने आप को स्टॉप कर ले और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना। तो टर्मिनेटर एक मैंडेटरी पार्ट है, यानी सेंटेक्स का जो जो पार्ट है ना, वो सब का सब मैंडेटरी है, आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आप इसमें इसकी जगह कॉमा लगा देंगे, ये बात सभी जानते ही हैं, तो आपका क्या है, आपका कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है ना। तो आपने टर्मिनेटर का इस्तेमाल लाजमी तौर पे जब आप अपनी आप प्रोग्रामिंग की खुद प्रैक्टिस करें तो अक्सर यूजुअली जब आप नया कोई प्रोग्राम अपने हाथ से आप लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि
यूजुअली जो एरर आते हैं वो ये टर्मिनेटर के आते हैं, या वो ब्रैकेट के आते हैं, या कॉमा इनवर्टेड कॉमा गलत लगा दिया, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जब आप यूजुअली लोग इसे टर्बो सी जो हमारा कंपाइलर है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक ब्लू कलर की स्क्रीन होती है, और जब वो चलाते हैं तो फिर आपके पास बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट ओपन हो जाता है ना, डार्क ब्लू कलर का, जिसपे आप और डिफरेंट कलर से आप लिख रहे होते हैं, तो वो हमारा बेसिकली वो टर्बो सी का कंपाइलर है जिसपे तमाम प्रोग्रामिंग की जाती है। एक्चुअली सी लैंग्वेज उसी पर लिखी जाती है। हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर ये वाला, ये हम एक मजबूरी अभी तहत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली टर्बो सी का ही इस्तेमाल किया जाता है हर कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, तो जब आप टर्बो सी पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उसमें एक छोटी सी चीज़ आपने क्या ऐड करनी है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके बाद आपने लास्ट में गेट सी एच लिखना होता है, ठीक है ना। गेट सी एच का मतलब क्या है? गेट का मतलब है हासिल करना, और सी एच का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो फंक्शन है ये आपका कैरेक्टर को हासिल कर रहा होता है। इसका पर्पस क्या है, इसकी वजह क्या है, हम इसको क्यों हुआ लिख रहे हैं? एक्चुअली इसका जो जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम टर्बो सी पर अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर आप गेट सी एच ना लिखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपने ये प्रिंट एफ की लाइन लिखी और अपने कंपाइलर को रन किया, तो क्या होगा कि एक ब्लैक स्क्रीन बहुत तेजी से आएगी और वापसी चली जाएगी, आपको कुछ डेटा नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन सिस्टम को नहीं दिया है। सिस्टम ने क्या किया, आपका डेटा प्रिंट किया और वापसी अपने कंपाइलर स्क्रीन पर आ गया, यानी प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें अपने प्रोग्राम के एंड में गेट सी एच लगाना पड़ता है टर्बो सी के अंदर। यहाँ ऑनलाइन कंपाइलर में ज़रूरत नहीं है, आपका कंपाइलर ऑनलाइन जो है वो इतना एडवांस है, यानी इतना एफिशिएंट है कि वो आपको डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट सी एच के बगैर भी दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, चले मैं ये भी एक फ़र्क एक बता देता हूँ कि आपका गेट सी एच के साथ और गेट सी एच के बगैर क्या फ़र्क होता है। अगर मैं टर्बो सी पे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, और स्क्रीन क्या होगी, वापसी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन को होल्ड करने की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है। तो अच्छा, और यहाँ पे भी आप देख लें, ये मेरा नाम सिंपल प्रिंट हो गया, ठीक है ना। जब आप टर्बो सी पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे गेट सी एच और टर्मिनेटर लगा देंगे, और जैसे ही आप उसको रन करेंगे तो अब टर्बो सी के ऊपर जो है वो आपकी ब्लैक स्क्रीन जो है वो होल्ड हो जाएगी कुछ वक्त के लिए, और आपका कर्सर इस तरह से ब्लिंक कर रहा होगा। कर्सर के ब्लिंक करने का मतलब क्या होता है कि कर्सर वांट्स योर इनपुट, ठीक है ना। कर्सर के ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि कर्सर आपका कोई ना कोई इनपुट मांग रहा है, कि आप कीबोर्ड से कोई भी एक बटन प्रेस कर देंगे, वो उसको एज अ कैरेक्टर इनपुट लेगा और वापसी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर रुक जाएगा। तो इस वजह से आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाती है ड्यू टू गेट सी एच। ये बात क्लियर है? बहुत बेसिक था। ये हो सकता है कि सब ये सब क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती हों, ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी पहले से ही, बट एक एक छोटा सा एक रिवीजन था। इसको आपने बस सुन लेना है, समझ लेना है, बेसिकली आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको लॉजिक के साथ साथ प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक क्या कहते हैं, सेंटेक्स की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई एसटीडी क्या होता है, एसटीडीआईओ क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि भाई इसी लैंग्वेज के सबसे टॉप पर लगाते हैं, तो इस तरह का कोई जवाब नहीं होता। बेसिकली आपको प्रॉपर जवाब देना ज़रूरी है कि ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेरा कंपाइलर इसके अंदर बने हुए तमाम फंक्शंस को रीड कर ले। अच्छा,
अब मैं ज़रा सबके माइक जो है वो ऑन कर रहा हूँ और एक फीडबैक ले रहा हूँ कि सबको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सबके माइक ऑन करने से बेहतर ये है कि आप यहाँ पे जो है वो अपने ये कमेंट आप लिख दें कि समझ में आ रहा है या नहीं, मैं आगे चलूँ या नहीं चलूँ। जल्दी जल्दी ये कमेंट कर दें। अच्छा ठीक है, अब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि समझ में आ गया है, अब आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक स्टेप आगे आता हूँ तो मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि हमारे पास एक होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या है कि हम अपने डेटा की फॉर्मेटिंग जो कर रहे होते हैं वो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस के थ्रू कर रहे होते हैं। वो मैं किस तरह से होता है ये मैं बता देता हूँ। वैसे तो एस्केप सीक्वेंस बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखता हूँ। खैर, तो जब मैं सबके माइक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आप मुझसे अब सवाल कर लें, बट एक एक करके करिएगा। हेलो, जी एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर क्लियर स्क्रीन का यूज होता है हमारे कॉलेज की जो मैम है उन्होंने क्लियर स्क्रीन जी आया है। जी, CLR SCR बेसिकली क्या जी होता है, जी जी अगर मैंने एक बार प्रिंट एफ में अपना नाम लिखा और रन किया है, ठीक है ना, तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ तो क्या होगा, पुराना जो नाम मेरा लिखा हुआ था वो एज इट इज रहेगा। दूसरा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम मैं जितनी बार रन करता रहूंगा वो डेटा मेरा बैक एंड पे आता चला जाएगा, यानी कि पुरानी कोई भी चीज़ रिमूव नहीं होगी, नया डेटा प्रिंट होता चला जाएगा। तो स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो हम क्या करते हैं, CLR SCR प्रोग्राम के बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। CLR SCR, तो इससे क्या होता है कि जितना भी पुराना डेटा लिखा हुआ होता है वो सब मेरे पास रिमूव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर जो है वो चल रहा नहीं है, तो इसको आप टर्बो सी पे जब आप चलाएंगे तो ये इंशाल्लाह चल जाएगा। और CLR SCR का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आप ये समझ लें, क्लियर द स्क्रीन। ठीक है ना। तो आप अगर इसको प्रोग्राम के सबसे टॉप पे लगाते हैं तो ये क्या करेगा, पुराना जितना भी डेटा था स्क्रीन से वो क्लियर कर देगा और उसके बाद की जितनी भी लाइंस हैं उसको प्रिंट करेगा आपके लिए। ठीक है ना। वो आप लगाते हैं, अच्छी बात है, जब वरना मैंडेटरी यानी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल? लेकिन एरर देता है वो स्केलर एसटीआर नहीं लगाए। नहीं, एरर कभी भी नहीं आता, एरर कभी भी नहीं आता CLR SCR अगर आप ना लगाएं तो। आप एक्सपीरियंस करिएगा CLR SCR के बगैर आप कोई प्रोग्राम रन करिएगा, प्रोग्राम बिल्कुल रन होगा। CLR SCR बेसिकली
सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, वो हम अपने डेटा को यानी डेटा की तो ये समझ लेंगे मॉनिटर की स्क्रीन को बहुत क्लियर रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए CLR SCR यूज करते हैं। अदरवाइज CLR SCR का कहीं भी यूज नहीं होता, मैंडेटरी यूज नहीं है, कंपलसरी यूज नहीं है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नो सर। आगे चलूं मैं? नो सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। मैं जरा माइक सबके दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा हम अब देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या है जब मेरे पास हम वैसे तो एस्केप सीक्वेंस 4-5-6 मीन्स 6-7 तरह के हैं, \a, \n, \t, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा जो यूज है वो यूजुअली 2 ही एस्केप सीक्वेंस का हो रहा है यहाँ पर, यानी आपके कोर्स के अंदर वो है \n का और \t का। \n हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली \n हम यूज करते हैं फॉर न्यू लाइन के लिए। अच्छा, अगर आप देखिएगा मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो मैं 2 बार लिखता हूँ, तो क्या होगा कि मेरा नाम एक स्पेस के साथ कहाँ आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे लाऊं? मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे लाऊं? अगर मैं इसको इंटर करता हूं तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको अगर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं जरा। देखें आपके कंपाइलर ने क्या किया, एरर दे दिया, सही है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि भाई अब हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेकर जाएं। तो डेटा को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए एक एस्केप सीक्वेंस है, वो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, \n, और उसका सिंटैक्स क्या है, आपने जस्ट लिखा printf कॉमा \n। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश में फ़र्क होता है। फॉरवर्ड स्लैश कैसा होता है? फॉरवर्ड स्लैश ये वाला है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि आगे की तरफ गिर रहा है, सही है। बैकवर्ड स्लैश कैसा होता है? जो कि इस तरह से पीछे की तरफ गिर रहा हो, ठीक है। तो जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे बैकवर्ड स्लैश के साथ, सॉरी मैंने रिज्यूम कर दिया है, ठीक है। अब आ रही है स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ठीक है। तो हाँ, मैं फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश के बारे में आपको बता रहा था कि फॉरवर्ड स्लैश कैसा होता है, जो कि मुझे इस तरह से आगे की तरफ गिरा हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है ना, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ। इसी के साथ बैकवर्ड स्लैश कैसा होता है, जो कि ये बैक यानी पीछे की तरफ गिर रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी एस्केप सीक्वेंस है वो सब के सब बैकवर्ड स्लैश के साथ आते हैं, ठीक है ना।
सिंपल n लिखूंगा तो ये डेटा यानी कैरेक्टर बन जाएगा, बैकवर्ड के साथ लिखूंगा, बैकवर्ड स्लैश के साथ लिखूंगा तो ये एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, होगा क्या, मैं इस एस्केप सीक्वेंस को दो नाम के दरमियान में यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ये वाली लाइन आपकी मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं और किसी डेटा के दरमियान भी इसको लिखा जा सकता है। मैं पहले आपको इसका आउटपुट सही से दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। इसका आपको आउटपुट नजर आ रहा है, खबर सलीम, फिर एक स्पेस, फिर खबर सलीम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके दरमियान बैक स्लैश एन लिख रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, अब मेरे पास क्या है कि एक दफ़ा खबर सलीम ये लिखा हुआ आ गया, उसके बाद आपके इंटरप्रेटर ने पढ़ा बैक स्लैश एन, तो इसने क्या किया होगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, खबर सलीम, तो आपने यहाँ पर ये खबर सलीम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं जितनी बार बैक स्लैश एन लगा के डेटा एक्सटेंड करता जाऊंगा उतना ही डेटा नेक्स्ट लाइन पे आता चला जाएगा, ठीक है। अब जरा बैक स्लैश टी का काम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्पेस बार होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोबारा से प्रिंट एफ, अभी मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, एक मिनट में इसको भी यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दूं ताकि आपको ए बी सी जो है वो नेक्स्ट लाइन पे साफ लिखा हुआ नजर आ जाए। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, बैक स्लैश एन का काम तो आपको समझ में आ गया। बैक, अब मैं एक जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, मैंने यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है ना, जो कि मैंने प्रोग्रामिंग में कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अब जरा गौर करिएगा कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस का गैप दिया था, तो यहाँ पे भी एक स्पेस का ही गैप आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसका एक स्पेस कम कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट की स्क्रीन पे भी एक स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन इन दो इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में जितना डेटा भी लिख रहा हूँ वो सब का सब एज अ कैरेक्टर मेरा इंटरप्रेटर या मेरा कंपाइलर उसको सपोज कर रहा है। एक स्पेस भी एक कैरेक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं दो स्पेस देता हूँ, मैं तीन स्पेस देता हूँ तो आपको आउटपुट पे भी दो और तीन स्पेस के साथ डेटा नजर आएगा, देखिएगा एबीसी यहाँ पे दो और तीन तीन स्पेस के साथ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब बेसिकली बैक स्लैश टी का काम क्या होता है, बैक स्लैश टी यूज होता है एज अ टैब, टी ए बी। आपके कीबोर्ड में भी राइट हैंड साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब, जिसके ऊपर सिंबल बना हुआ होता है, दो एरो बने हुए होते हैं, एक एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है और एक एरो राइट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली टैब कहलाता है और वो यूज होता है 8 स्पेसेस के लिए, बेसिकली 8 स्पेसेस इक्वल्स टू 1 टैब, ठीक है ना। तो मैं एक दफा टैब दबा दूं या 8 मरतबा स्पेस बार दबाऊं, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास मैं ए बी और सी के दरमियान बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ए बी सी के दरमियान कितना ज़्यादा गैप आ जाएगा ड्यू टू एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी। अब देखें 8 स्पेस का ऑलमोस्ट गैप आ गया, ठीक है ना, 8 स्पेस का ऑलमोस्ट क्या आ गया, गैप आ गया। तो बेसिकली एक टैब ने क्या किया, 8 स्पेस क्रिएट कर दिया। तो बैक स्लैश टी जो है हम अपने प्रोग्रामिंग में डेटा को स्पेस मैक्सिमम 8 स्पेस हम देने के लिए यूज करते हैं। जब बेसिकली ये जो है वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कहलाता है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट लाइन पे डेटा चाहता हूँ, इट्स माय फॉर्मेट, मैं 8 स्पेस के बाद डेटा लिखा हुआ देखना चाहता हूँ, ये मेरा फॉर्मेट कहलाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक कोई, ये एक ऐसी बेसिक है जो कि आप सब पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, अच्छा एक और बात,
कि 40 मिनट के बाद जो है आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बंद हो जाएगी ना। सही है। जूम का अगर आप अनपेड जूम यूज कर रहे होते हैं तो 40 मिनट के बाद जो है आपकी रिकॉर्ड यानी आपका जो ये मीटिंग है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट उसी लिंक को दोबारा से क्लिक करना है और इस मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बस डेटा टाइप की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, फिर आज की क्लास हम थोड़ी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसको प्रॉपर टाइम हम लगाएंगे। ठीक है ना। आज बस आप लोग को गैदर करना था, सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स देखना था कि मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 80 प्लस रिक्वेस्ट थी, रजिस्ट्रेशन थी, जिनमें से सिर्फ 47 अभी ऑनलाइन है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें डेटा टाइप थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं क्या है डेटा टाइप। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कितनी है, आपके कोर्स में 4 पढ़ाई गई हैं। एक इंटीजर, मैं यहाँ पर साथ साथ आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली ये 4 डेटा टाइप्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उस नाम के आगे वो सिंबल लिखा हुआ है जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक इंटीजर डेटा टाइप यूज करनी है तो उसका सिंबल क्या है, INT। फ्लोट डेटा टाइप यूज करनी है तो उसका सिंबल क्या है, FLOAT, फ्लोट। सेम अगर मुझे कैरेक्टर यूज करना है तो उसका सिंबल है चार, CHAR, 4। और अगर मुझे डबल यूज करना है तो उसका सिंबल क्या है, डबल ही हम लिखते हैं। ठीक है। आगे मैं थोड़ी सी और चीज लिख देता हूँ, वो ये है कि जब आप एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर इंटीजर वेरिएबल जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी का। तो इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा होता है, कैरेक्टर यानी 4 जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और डबल जो है आपका वो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। बाइट्स के बारे में सबको पता है कि अगर 8 बिट्स मिलाई जाएं, ठीक है, 8 बिट्स मिलाई जाएं तो वो 1 बाइट बनता है। तो 2 बाइट्स का मतलब क्या है, 16 बिट्स। ठीक है। 4 बाइट्स का मतलब क्या है, सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट्स, और 8 बाइट्स का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सही है। अच्छा, बेसिकली ये बताने का मकसद क्या था, बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप होते क्या हैं, हम प्रोग्रामिंग में यूजुअली क्या करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा आपने अभी पढ़ा है कि प्रिंट एफ के अंदर हमने डेटा को प्रिंट करवाया खाली ना। एक्चुअली क्या है, प्रोग्रामिंग जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, कुछ नंबर्स के दरमियान प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। ठीक है ना। वो नंबर कहाँ से आ रहा होगा, या तो आप खुद देंगे इनपुट, ठीक है ना, या आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर वो नंबर फिक्स कर देंगे, ठीक है ना, कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है या बी की वैल्यू जो है वो 10 है। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप आपके कंपाइलर को बता रही होती है कि आने वाला इनपुट या ये नंबर जो है उसकी नेचर क्या है, आया कि वो नंबर है, होल नंबर है, आया कि वो नंबर है बट फ्लोटिंग यानी डेसिमल पॉइंट नंबर है, आने वाला इनपुट कोई कैरेक्टर है, सिंबल है,
या आने वाला, अच्छा ये बेसिकली तीन मेजर टाइप्स हैं। इंटीजर डिनोट फॉर नंबर, होल नंबर लाइक 1 2 3 4 5। फ्लोट डिनोट डेसिमल पॉइंट नंबर, मींस 4.5 4.65 4.123 4.015, ठीक है ना, डेसिमल नंबर। कैरेक्टर आपके आपके वर्ड्स को डिनोट करो, जैसे ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, तमाम के तमाम सिंबल्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैरेक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं। डबल बेसिकली एक एक्सटेंटिव डेटा टाइप है फ्लोट की, ठीक है ना। फ्लोट का जो मेमोरी बाइट है, यानी उसके पास जो जगह है वो 4 बाइट्स की है। डबल भी बिल्कुल एक एक्सटेंडेड टाइप ऑफ फ्लोट है, वो क्या है 8 बाइट्स का है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोट की मेमोरी के अंदर ये नंबर आ सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, इसके बाद आपका फ्लोट कोई भी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर आप डबल डेटा टाइप यूज करेंगे तो अब आपके पास ये नंबर आ सकते हैं, लेट सपोज, ठीक है ना। तो आप ये समझ लें कि फ्लोट जो है एक छोटी डेटा टाइप है और डबल इसकी एक बड़ी स्पेस वाली डेटा टाइप है, ठीक है ना, दोनों काम एक ही जैसा कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। आप क्वेश्चन एयर सेशन, यानी ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो आपकी क्वेरीज है इस सेशन में, आपने क्या चीज़ सीखा, किस चीज़ की कमी थी, वो सब आप बताएं, ठीक है।